प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। कहा, राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का होगा द्योतक। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए आरटी-पीसीआर जांच शुरू। प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की राशि हितग्राहियों के खाते में अंतरित। और यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित भिलाई की सिमीकरण का किया गया सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान राम जन जन के हैं और उनके आदर्श दुनिया के लाखों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से देश के लोगों की इच्छा पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। इसके साथ ही अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य आज से शुरू हो गया। भूमि पूजन समारोह दोपहर 12:30 बजे शुरू हुआ और 12:45 पर संपन्न हुआ। भूमि पूजन के बाद मंच से संबोधन में श्री मोदी ने राम मंदिर को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया। भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। हजारों साल पहले वाल्मीकि रामायण, जो राम प्राचीन भारत का प्रदर्शन कर रहे थे, जो राम मध्य युग में तुलसी, कबीर और नानक के जरिए भारत को बल दे रहे थे, वही राम आजादी की लड़ाई के समय बापू के भजनों में अहिंसा और सत्याग्रह के शक्ति बनकर मौजूद थे। तुलसी के राम सगुण राम है तो नानक और कबीर के राम निर्गुण राम है। भगवान बुद्ध भी राम से जुड़े हैं तो सदियों से ये अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का भी केंद्र रहा है। राम की यही सर्वव्यापकता भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। तमिल में कंब रामायण तो तेलुगु में रघुनाथ और रंगनाथ रामायण है। उड़िया में रुईपात कातेड़पदी रामायण है तो कन्नड़ा में कुमुदेंदु रामायण है। आप कश्मीर जाएंगे तो आपको रामावतार चरित मिलेगा, मलयालम में रामचरितम मिलेगी, बांग्ला में कृतिवास रामायण है तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। अलग अलग रामायणों में अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। ने कहा, सियावर रामचंद्र की जय की गूंज आज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। उन्होंने देश विदेश के राम भक्तों को इस अवसर पर बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है और श्री राम सदैव हमारे दिलों में रहेंगे। राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है, इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए
प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। श्री राम ने को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु के सबरी से मां एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनका अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उनकी उदार, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी निर्भीकता, उनकी दृढ़ता, उनकी दार्शनिक दृष्टि युगों युग प्रेरित करते रहेंगे। राम प्रजा से एक समान प्रेम करते हैं, लेकिन गरीबों और दीन दुखियों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। और इसीलिए तो माता सीता राम जी के लिए कहती हैं, दीन दयाल बिरिदु संभारी, यानी जो दीन है, जो दुखी हैं, उनकी बिगड़ी बनाने वाले श्री राम है। श्री मोदी ने कहा कि श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। श्री मोदी ने कहा कि आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य शुरू हुआ है। श्री मोदी ने भूमि पूजन से पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजा की। उन्होंने कहा कि हनुमान के आशीर्वाद से ही श्री राम के कार्य संपन्न होंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राम मंदिर के मॉडल पर स्मारक डाक टिकट जारी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री मोदी को स्मारिका के रूप में लकड़ी के बने कोडांड राम की प्रतिमा भेंट की। समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महंत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित अनेक संत, आध्यात्मिक नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े अन्य लोग शामिल हुए। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज भी कई नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 10,000 के पार हो गई है। कल मंगलवार को 373 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी। वर्तमान में 2,520 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच कल 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। इन्हें मिलाकर अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमित 69 मरीजों की मौत हो चुकी है। जांजगीर चांपा जिले में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 2 दिनों में ही यहां 29 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में अब तक 498 मरीज मिल चुके हैं। सीएमएचओ डॉक्टर SR बंजारे ने बताया कि जिले में 17,000 से अधिक सैंपलों की जांच की गई है। पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। 17,271 विभिन्न जांच किए गए हैं। RT-PCR के अंतर्गत 10,281, ट्रू नॉट में 678, रैपिड एंटीजन किट में 1,056 तथा RD किट से 4,616 व्यक्तियों की जांच की गई है। अभी तक 498 धनात्मक मरीज मिले हैं जिले में। इनमें से अभी तक 396 विभिन्न अस्पतालों में जो भर्ती हुए थे वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और 99 जो मरीज है ये सक्रिय हैं, एक्टिव पेशेंट हैं। इसी तरह राजधानी रायपुर सहित विभिन्न जिलों में भी कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वायरोलॉजी लैब में RT-PCR पद्धति से कोरोना सैंपल की जांच शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंहदेव ने कहा कि इस उच्च स्तरीय लैब की स्थापना से कोरोना वायरस के साथ ही अन्य बीमारियों की जाँच की जा सकेगी। कोरोना संक्रमण के बाद भी अनेक रोगों की पहचान में ये लैब उपयोगी होगा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब के प्रभारी डॉक्टर रमनेश मूर्ति ने बताया कि लैब की स्थापना हो जाने से सरगुजा संभाग के कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल को जांच के लिए अब रायपुर या रायगढ़ नहीं भेजना पड़ेगा।
हाँ, इस अंचल की एक बहुप्रतीक्षित मांग वायरोलॉजी लैब की स्थापना अब मूर्त रूप ले चुकी है। कल 3 अगस्त से हमने वायरोलॉजी लैब में RTR पद्धति से कोविड-19 की जांच प्रारंभ कर दी है। प्रथम दिन हमने 18 सैंपलों की इस पद्धति से जांच की है और अब हम धीरे धीरे अपने अनुभव के आधार पर उसमें संख्या में बढ़ोतरी करते जाएंगे। इस अंचल के लोगों को इस वायरोलॉजी लैब के रूप में एक नई सौगात मिली है। अब इसके बन जाने से कोविड की जांच के संदेही अथवा लक्षण युक्त मरीजों को रायगढ़, मैकाहारा या रायपुर सैंपल नहीं भेजना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 2 करोड़ रुपए की लागत से BSL-2 लैब स्थापित किया गया है। इस लैब में RT-PCR जांच भी शुरू हो गई है। इसी तरह देश में पिछले 24 घंटों के दौरान अब तक के सबसे अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में कुल 51,706 मरीज स्वस्थ हुए, जो भारत में कोरोना संक्रमण के आरंभ से अब तक एक दिन की सबसे बड़ी संख्या है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 67.19% हो गई है। प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का लाभ प्रदेश के 12.5 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके नाम पर तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में लगे पंजीकृत परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए अतिरिक्त रूप से दिए जाएंगे। दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए की सहायता अनुदान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य सरकार की गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के पहले भुगतान के रूप में लगभग 47,000 हितग्राहियों के खाते में 1,65,00,000 रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की। इस योजना में पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गौठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है। खरीदे गए गोबर से गौठानों में वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। इससे एक ओर पशुपालकों को आर्थिक लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की सिविल सेवा परीक्षा 2019 में 31वीं रैंक प्राप्त कर भिलाई नगर की सिमीकरण ने छत्तीसगढ़ का नाम गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि के लिए दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने सिमीकरण को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सिमीकरण ने बताया कि कम समय के बावजूद उन्होंने अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी, लगन और सकारात्मक सोच के साथ की थी। उन्होंने कहा कि उनके मन में IAS बनने का जज्बा गरीब बच्चों को पढ़ाते वक्त हुआ, ताकि वे ऐसे गरीब बच्चों के लिए आगे कुछ कर सकें। कल रात को भी मैं मम्मी को बोली थी, मम्मी शायद इस बार IAS ना बन पाऊँ, मुझे शायद फिर से अटेम्प्ट देना पड़े। बट हाँ, हर स्टेज पे मुझे एक बार के लिए लगा कि मेरे पास बहुत कम समय था प्रिपरेशन करने के लिए कि क्या मैं कर पाऊँगी या नहीं। बट हमेशा मेरे आसपास जो भी थे, सबने मेरी प्रोत्साहन की। सो अभी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है रिजल्ट सुन के। किस तरह से तैयारी की फिर आपने? एक्चुअली मेरे पास समय कम था। मैं 2019 में ही पास आउट हुई हूँ, तो मेरा फोकस हमेशा ये रहा है कि मैं जितने भी देर पढूँ वो हर मोमेंट इस तरह से यूज़ हो जिसको मैं एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर सकूँ। तो मेरा इंक्लिनेशन हमेशा स्मार्ट वर्क की तरफ रहा है। और मैं हमेशा ये एक चीज़ सोचती हूँ कि बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप जो भी कर रहे हैं अपने साथ कभी अपने साथ हमेशा सच्चाई में बरकरार रखिए, और आप जिस तरह से अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं उसको स्मार्टली यूटिलाइज़ कीजिए, तो कम समय में भी रिज़ल्ट प्राप्त हो सकता है। इसको लेके आगे क्या एम रहेगा आपका? आगे तो यही एम रहेगा कि मुझे जहाँ भी जिस तरह से अपॉर्चुनिटी मिले मैं देश की सेवा कर सकूँ। उल्लेखनीय है कि सिमीकरण ने IIT मुंबई से B.Tech की है, जबकि उन्होंने UPSC की परीक्षा की तैयारी राजनीति विज्ञान विषय को लेकर की थी। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने पर सिमीकरण सहित अन्य चयनित उम्मीदवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।